थी वही परिस्थिति अभी हो जाएगी 2024 में। राजीव जी देखिए 2019 की स्थितियां किसी भी दृष्टि से 2024 में नहीं है, तो वो तो बीजेपी के लोग भी नहीं मान रहे कि 2019 वाली स्थितियां आ रही हैं यहाँ पे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मुझे जो आज का घटनाक्रम है, जो देर रात हमला हुआ है वहां पे, तो देखिए गांधी जी की जो एक वाक्य जो बराबर गांधी जी दोहराते थे, हिंसा कायरों का हथियार है और अहिंसा की शक्ति जो है वो बड़े सत्यवान निष्ठावान जो रियल में राम में आस्था रखते हैं, नैतिक होते हैं, उनके पास होती है अहिंसा की शक्ति। तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लोगों से बात कीजिए, वो मानते हैं कि उनका 3 जगह जो है कि देश में बड़ा गढ़ है उनका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, इन जगहों को वो अपना गढ़ मानते हैं। लेकिन असम में जो स्थितियां देखी, जैसे ही राहुल गांधी, बीजेपी के तमाम लोग जो है कि उनका कार्यक्रम छोड़ के राहुल गांधी के कार्यक्रम को देख रहे हैं और वहां से जो खुफिया जानकारियां जा रही है बीजेपी के पास कि जन समर्थन जो है वो सीधे सीधे जैसे जैसे न्याय यात्रा वहां पे उसकी सक्रियता बढ़ रही है, उसी रूप में बीजेपी के लिए जो है कि बड़े खतरे की घंटी बज गई है। आप सोच के देखिए कि न्याय यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी? मणिपुर से हुई थी। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में देखिए फिर से वहां पर हिंसा की घटनाएं आ रही है सामने में। 2 सुरक्षा कर्मी समय जो है कि 4 या 5 लोगों की फिर से जो है कि हत्या हो गई है वहां। तो प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के मंदिर का जरूर भ्रमण कर रहे हैं, मंदिरों की सफाई भी कर रहे हैं। तो सवाल तो उनसे यह भी बनता है, गृह मंत्री अमित शाह जी भी मंदिर की सफाई करते हुए देखे जा रहे हैं राजीव जी। तो सवाल तो यह भी है कि जो 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छता मिशन शुरू किया था, उस स्वच्छता मिशन में क्या मंदिर भी साफ नहीं हो सके? अगर मंदिर भी साफ नहीं हो सके तो सामान्य भारत क्या साफ हुआ? तो इन लोगों के जो अलग अलग स्टंटबाजी है वो बीजेपी को खुद ही बैकफायर कर जाता है। तो मुझे जो प्रथम दृष्टिया नजर आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की 25 सीट है जो मणिपुर से शुरू हुई थी और असम तक में जो जिस तरह से इसका समर्थन मिल रहा है, वहां पे बीजेपी ने एक जो मजबूत गढ़ बनाया था अचानक से नॉर्थ ईस्ट को, वहां पे वो कमजोर है और यही कारण है कि ये हमले की स्थिति आई है। तो जो आपका सवाल था कि भाई दक्षिण भारत में तो इनके दरवाजे बंद हो गए। दक्षिण भारत में हम लोगों ने देखा कि कर्नाटक में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, तेलंगाना में जहां पे ये पहले उपस्थित थे, अरे इनको विपक्षी के रूप में भी मौजूद होते, ये वहां पे आज ना पक्ष में ना विपक्ष में है, वहां पे कांग्रेस खड़ी है। तो दक्षिण भारत में पूरी तरह से इनके लिए ताले लगे पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री दक्षिण की कितनी भी यात्रा कर लें और कितना भी काशी में जो है कि वो तमिल संगम करा लें वहां पे, लेकिन इससे उनका कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। स्थिति यह है इनकी सीटों को अगर हम लोग देखें, आज हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि एक बड़ा घटनाक्रम झारखंड में भी चल रहा है राजीव जी। 8वां समन देके हेमंत सोरेन से जो पूछताछ हो रही है, वहां पे बहुत जबरदस्त नाराजगी है आदिवासी समूह में जो है और दूसरे लोगों में भी। और इस समय हेमंत सोरेन देश के बड़े प्रमुख जो है कि आदिवासी नेता है। तो बीजेपी किस तरह से आदिवासी समूह में भी अपनी लोकप्रियता खोती चली जा रही है। इनको 2019 में इन्हें झारखंड से जो परिणाम मिले थे, क्या वो मिलेंगे इनको 2024 में? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप सीटों को देखिए ना, एक एक सीट वाइज जो आप पूछ रहे हैं कि कहां जाएंगे, मैं आपको सीटों की गणना करके बता दे रहा हूं। इनकी सीटों की स्थिति, चूंकि उत्तर प्रदेश में अभी राममयी नहर जो बनाया हुआ है मीडिया के माध्यम से, आप अपने रिपोर्टर्स को भेज दीजिए अलग अलग जहां भंडारे हो रहे हैं, जहां जय श्री राम के पोस्टर, तमाम तरह की चीजें लगी हुई है। आप लोगों से पूछिए, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, झंडे भी लोगों ने लगा दिए, निःशुल्क अच्छे झंडे मिल गए लगा भी दिया है लोगों ने। लेकिन क्या वो वोट देने के लिए बीजेपी को जा रहे हैं? तो वहां पे लोग सोचने लग रहे हैं कि वोट देना है कि नहीं देना है। बीजेपी को भी ये चीज पता चल रही है। इसलिए देखिए उत्तर भारत में, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे, रविकांत जी भी कह रहे थे कि ये पहले ही अपने मैक्सिमम लेवल पे खड़े होंगे और उस मैक्सिमम लेवल पे 2019 के आंधी में खड़े थे। आज के समय वो परिस्थितियां नहीं है। क्या आज ये दावा कर सकते हैं कि राजस्थान के सभी सीटों पर आएंगे? ये आज ये दावा कर सकते हैं कि ये फिर से जो है कि तमाम लोकसभा की सीटें, दिल्ली में जो लोकसभा की 7 सीटें 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, क्या ये दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें जीत जाएंगे? बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं नहीं मिल पाएगा इन्हें। वो तो वोटों का बंटवारा हो जाता था, आपको याद होगा कि 2019 में भी 5 सीटों पर जो है कि वो कांग्रेस नंबर 2 पे थी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे थी। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों का बंटवारा हो रहा था, बीजेपी को लाभ मिल जा रहा था। तो एक एक सीट का जो गणित है, उस गणित के हिसाब से ये 400 पार का आंकड़ा पे नहीं राजीव जी जाते हुए दिख रहे हैं। ये 200 का आंकड़ा छूना इनके लिए इस राम लहर के बावजूद भी मुश्किल चीज है। और बीजेपी ने जो हमला किया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर, उससे यह साबित है। देखिए हम लोग तो चर्चा कर रहे थे कि राम मंदिर का मामला कब गर्म होगा,
अगर उनका राम मंदिर का पूरा प्रयोग बिल्कुल सफल प्रयोग था, तो उनको भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी उन्हें? करने देते राहुल गांधी को यात्रा, लेकिन आप उन्हें डराना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि इस दो जो इस समय स्ट्रीम में चल रहा है, एक जो है जो सत्ता पक्ष की जो तमाम मंदिर राजनीति चल रही है, राजनीति सही बात है कि कहना भी गलत चीज है, तो आप जो वहां पर फुल फोकस लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि जन सरोकार के तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, तमाम लोगों से जो है कि संपर्क कर रहा है, उन स्थितियों में राहुल गांधी का पलड़ा काफी भारी नजर पड़ते हुए दिख रहा है। न्याय योद्धा जो उन्होंने बोला वो धीरे धीरे जनता के बीच वो चीजें पहुंचती चली जा रही है कि आखिर उनके मुद्दे कौन उठाएगा। कल अब सबों को लग रहा है राजीव जी की गैस का सिलेंडर 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, लोग बोल रहे हैं कि फिर से आएंगे, कहीं पता नहीं डीजल पेट्रोल में 200 पहुंचा देंगे, 300 पहुंचा देंगे कि 400 पहुंचा देंगे। इनके पिछले 10 सालों में लोगों ने इन चीजों को महसूस किया है कि उनके जो रोजी रोटी आम जीवन के मुद्दे थे, वो मुद्दे जो है कि कभी भी एड्रेस नहीं किए गए। तो ये सब स्थितियां मोदी जी को जो 10 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उनके पास, उसका पलड़ा भारी है। राहुल गांधी का न्याय यात्रा का पलड़ा भारी है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पहुंचने के बाद राहुल गांधी शाम को जो भाषण दिए उसका एक अंश जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत करता हूं प्रशांत जी इस कार्यक्रम में। और सीधा पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, आखिरी भाषण आज का राहुल गांधी का अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में, क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी, जरा वो सुन लेते हैं और सीधे प्रशांत जी आपके पास आता हूं, सुनिए। आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अरुणाचल में बेरोजगारी है। तो कहीं भी पूछो, हिंदुस्तान में कहीं भी जाके पूछो, यहां पे बेरोजगारी है, झट से जवाब आता है बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। अच्छा, अरुणाचल में महंगाई है? मीडिया महंगाई के बारे में कुछ बोलती है? मीडिया बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलती है? तो ये हिंदुस्तान की हालत है। जो जनता कह रही है वो ना मीडिया उठाती है ना सरकार सुनती है। यात्रा में हम 7-8 घंटे चलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को रुकते हैं और आपकी बात सुनते हैं। जैसे अभी हमने बस में 4 युवाओं से मीटिंग की, उनको हिंदुस्तान की आर्मी में भर्ती कर दिया गया था और फिर निकाल दिया गया था। उनके जैसे 1,50,000 युवा हैं जिनको आर्मी ने एक्सेप्ट किया और निकाल दिया। तो ये मुद्दे हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आपके लिए उठाना चाहते हैं। हम 15-20 मिनट बोलेंगे, मगर 7-8 घंटे आपके दिल में जो है, आपको जो कष्ट हो रहा है, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो मुश्किलें